हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे कि जो बिगिनर या यंग लॉयर्स होते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनके बहुत इजी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। आई होप कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड यू हैव हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड इमीडिएटली। चलिए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोस्टली एडवोकेट्स फेस करते हैं, स्पेशली अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, कि उन्हें कोई अच्छा एडवोकेट नहीं मिलता जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें, जिसके साथ वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। एंड फॉर गर्ल्स और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उन्हें एक सेफ इंडिविजुअल ढूंढना है जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर सकें या लॉ फर्म जिसके साथ वो काम कर सके। राइट, इसका एक सोल्यूशन है, दैट इज द डे यू डिसाइड कि आपने लॉयर बनना है, आप लिंक्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, आप नेटवर्किंग कनेक्शंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। एज आई ऑलवेज से, as a lawyer you have to have connections and you have to have your own networking। इस चीज़ पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो की हुई है, दैट हाउ यू कैन फाइंड एन एडवोकेट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। एडवोकेट्स की जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो ये होती है कि उनको या तो बिगिनिंग में, अगर स्पेशली आप लिटिगेशन में जा रहे हो, तो एडवोकेट्स पे नहीं करते या फिर बहुत कम पे करते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली पे। तो मैं एक कोट यहाँ पे करना चाहूँगी कुछ, दैट इज़ लिव लाइक अ मॉन्क एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो ये कोट अपने दिमाग में रखिएगा, दैट इज़ आपके जो बिगिनिंग ईयर्स होंगे वो मॉन्क जैसे होंगे। आपको एक सेंट की तरह रहना पड़ेगा, घोड़े की तरह काम करना पड़ेगा। ये इसका क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो मिनिमल लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए आपके, क्योंकि आप एडवोकेट्स के बीच में रह रहे हो और आप बड़े बड़े एडवोकेट्स को देखते हो जिनके पास बहुत लग्जूरियस गाड़ियाँ होती हैं, बड़े घर होते हैं, तो आपको लगता है कि हर एडवोकेट के पास ऐसा ही होगा, बट धीरे धीरे होगा। उनके पास भी फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं हो गया था, उन्होंने भी धीरे धीरे बिल्ड किया है। एक जो सबसे बड़ी कंप्लेंट नॉर्मली लॉयर्स करते हैं, यंग लॉयर्स करते हैं, कि हमें हमारा लॉयर पे नहीं कर रहा है। उसका एक रीज़न होगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दैट जितनी एक जूनियर को एक सीनियर एडवोकेट की ज़रूरत है उतनी ही सीनियर एडवोकेट को एक जूनियर की ज़रूरत है। और एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, एक अच्छा जूनियर ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छे जूनियर्स नॉर्मली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अपने लॉयर के लिए एक एसेट बन जाओ, लॉयर या लॉ फर्म के लिए, तो वो आपको ज़रूर पे करेंगे, अच्छा पे करेंगे। अब एसेट कैसे बनना है? एसेट लॉ स्किल्स, लीगल स्किल्स, जैसे कि आर्ग्यूइंग, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, ये सब आपको आना चाहिए। क्लाइंट हैंडलिंग, आपको इस सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए और विद इन 1 ईयर आपको अपने आप को एक एसेट बना लेना चाहिए, ताकि वो लॉयर, उनकी लॉ फर्म या उनका जो ऑफिस है वो नहीं छोड़ें, तो आपको वो अच्छे से पे करेंगे। तो फैमिली पे डिपेंडेंट है तो आप ट्राई कीजिए कि आप लिटिगेशन में बाद में आइए, जैसे 1-2 साल बाद आए और पहले एक लॉ फर्म ज्वाइन कर लीजिए या फिर LPO ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पैसे इकट्ठा करके कि आप 1 साल अपने पैसे पे सस्टेन कर सके, उसके बाद लिटिगेशन में आइए। और इस ड्यूरेशन में केस लॉज और सब कुछ पढ़ते रहिए, अपने स्किल्स बढ़ाते रहिए, पर जब पैसा इकट्ठा हो जाए तब आप लिटिगेशन में आए। गेनिंग कॉन्फिडेंस टू अपीयर बिफोर द जजेस एंड आर्ग्यू। देखिए, ये वाला जो कॉन्फिडेंस है कि आपने जजेस के आगे अपीयर होना है और आर्ग्यू करना है, ये आपको ही अपने आप को देना पड़ेगा। आपको अपने आप की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि येस आई हैव टू डू इट एंड येस आई विल डू इट। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है कि स्टार्ट आर्ग्यूइंग ऑन टाइम। नाउ क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में कोर्ट ज्वाइन करते हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट ज्वाइन करते हो, तो जजेस को भी पता होता है कि आप एक न्यू एडवोकेट हो, आप एक न्यू फेस हो, ठीक है ना। तो वो भी आपको इनकरेज करेंगे। 1 से 2 ईयर्स तक आपको एक न्यू एडवोकेट माना जाता है, तो जजेस भी आपको इनकरेज करते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, दैट जब भी आपको आपके सीनियर एडजर्नमेंट या पास ओवर लेने के लिए भेज देते हैं, मतलब एडजर्नमेंट मतलब डेट लेना, पास ओवर मतलब कहना कि हमारे जो सीनियर हैं वो भी कहीं बिजी हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे केस आर्ग्यू करने के लिए, तब भी केस को पढ़ के जाइए। बिकॉज बहुत बार 10 में से एटलीस्ट 2-3 बार ऐसा होगा कि जजेस कह देंगे कि नहीं, हम एडजर्नमेंट नहीं देंगे, हम पास ओवर नहीं देंगे, यू आर्ग्यू द केस। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? वो एक तरह से एनकरेज कर रहे हैं कि आप आर्ग्यू करें। तो हैंडलिंग इंसल्ट्स फ्रॉम जजेस, अब इसका क्या इलाज है? देखिए, अगर जजेस आपको डांटते हैं तो हम मोस्टली कोई ना कोई वजह होती है। फॉर एग्जांपल, आप बेयर एक्ट कैरी करना भूल गए, आप जजमेंट की कॉपी कैरी करना भूल गए, या आपने पिटिशन अच्छे से पढ़ा नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, जब उन्होंने डांट दिया, आपने एनालाइज करना है कि आपने क्या गलती की, व्हाट वेंट रॉन्ग,
एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लर्न द लेसन एंड मूव ऑन. कभी भी अपने दिल पे नहीं लेना, कभी भी ऐसे नहीं करना कि जजेस ने मुझे डांट दिया, मैं तो अब प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, या मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी. या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लॉयर्स को लगती है कि हम अपने केसेस कैसे लेकर आएंगे, हमारे पास अपनी प्रैक्टिस कैसे होगी. अब इसके लिए कुछ सोल्यूशंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं. वो एक वीडियो बनाई थी मैंने, हाउ टू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप प्राइवेट केसेस कैसे लेकर आ सकते हैं, आप वो देख सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. पर आज के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट जब भी आपके पास स्टार्टिंग में केसेस आएंगे वो होंगे कंज्यूमर केस टाइप के. कोई केस आ गया या 138 का आ गया, चेक बाउंस का केस, तो हमें ये लगता है अरे ये तो बहुत ही छोटा केस है, ये थोड़ा ना करूँगा मैं या करूँगी मैं. देखिए, कोई भी केस बड़ा या छोटा नहीं होता है. आपको वो केस अच्छे से करना है सो दैट आपको आगे भी और केसेस आए. एक क्लाइंट आगे बहुत सारे क्लाइंट लेकर आता है. भी आपके पास फ्री टाइम होता है तो ट्राई करिए कि आप डिफरेंट कोर्ट्स विजिट करिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, ट्रिब्यूनल्स में जाइए, कंज्यूमर फोरम्स में जाइए, सो दैट आप डिफरेंट लॉयर्स से मिल सकें. प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स से मिलिए अपने, जिनके पास से आपको लगता है कि आपको केसेस मिल सकते हैं. तो जैसे ही आप अपनी चेन बढ़ाएंगे नेटवर्किंग की, आप देखेंगे कि आपके पास केसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. अब डिस्ट्रीब्यूट योर बिजनेस कार्ड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डे 1 ऑफ योर प्रैक्टिस यू शुड हैव योर बिजनेस कार्ड्स. बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए. इवन अगर आप कोई मैरिज फंक्शन या कहीं पर भी जा रहे हैं, अपने बिजनेस कार्ड्स अपने साथ कैरी करिए. बी पोलाइट एंड काइंड टू द क्लाइंट्स ड्यूरिंग योर जूनियरशिप. ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप एक सीनियर के साथ काम कर रहे होते हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसके साथ बड़े आराम से बात करिए. क्योंकि अगर वो बड़े केसेस आपके सीनियर को देता है तो छोटे केसेस जो अगेन कंज्यूमर फोरम टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर ये मे बी आपके सीनियर वो टाइप के केसेस करते ना हो या उस कोर्ट में ना जाते हो, तो वो वाले टाइप के केसेस आपको मिल सकता है. अगर आप डेड केसेस, मतलब जब आपको लगता है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, इसमें तो पक्का रिलीफ नहीं मिलेगा, उन केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए, आपको सिर्फ उन केसेस को मेरे ख्याल से मना करना चाहिए जिसके अंदर की लिटिगेशन एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं है. अगर वो कोई इलीगल चीज़ है, इलीगल केस है, जैसे हमें इंट्यूशन हो जाती है कि ये गलत काम है, तो वो वाला केस तो प्लीज़ मत लीजिएगा. अब डेड केसेस क्या होता है, कई बार कोई आ जाता है और वो कहते हैं हाँ जी मुझे तो केस करवाना ही करवाना है, ये लीजिए फीस, ये लीजिए फाइल, मेरा केस कर दीजिए. उन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए? रिसर्च करिए, उसको ड्राफ्ट करिए. आपको 2 या 3 पॉइंट ज़रूर मिल जाएंगे आर्ग्यू करने के लिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो बोल दीजिए माय लॉर्ड्स आई एम इन योर हैंड्स. देखिए, बिगिनिंग में जजेस को भी पता रहता है कि आपको डेड केसेस ही मिलते हैं, तो एक तरह से वो भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं केस को आर्ग्यू करने के लिए. फाइंडिंग अ प्लेस टू सिट इन द कोर्ट एंड कीप योर थिंग्स. अगर आप एक ऐसे एडवोकेट के साथ काम करें जिनका अपना चैम्बर नहीं है या कोई सीट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. या फिर आप ऐसे एडवोकेट के पास हैं जिनके अलग अलग कोर्ट्स में केसेस लगते हैं, तो हर जगह चैम्बर होना इम्पॉसिबल है. तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर कोर्ट में सामान रखना अलाउड है. वहाँ के स्टाफ को भी पता होता है कि लोग यहाँ पे सामान रखते हैं, तो अपना आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं. लंच आप कोर्ट रूम्स में कर सकते हैं. और आप अगर एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इलेक्शन टाइम पे बहुत सी एक मूवमेंट सी चलती है जिसके अंदर वो अलॉट करना चाहते हैं चेम्बर्स आपको. तो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आप कोई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक सीट या कोई चेम्बर में बैठने को जगह मिल जाए. लेट वर्किंग आवर्स, नो ऑफ ऑन वीकेंड्स. देखिए, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं और जूनियरशिप का टाइम या स्टार्टिंग का टाइम पीरियड इवन विद लॉ फर्म्स ऐसा होता है कि आप प्रोसीजर समझ रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकल समझ रहे होते हैं सब कुछ, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं ऑफ बीइंग अ लॉयर, तो आपको लेट वर्किंग आवर्स होते हैं और वीकेंड पे भी कई ऑफिसेज में ऑफ नहीं होता है. तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ये आपको एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए कि मुझे जल्दी जल्दी से काम सीखना है और अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम टिल द टाइम यू आर अ जूनियर. द डे यू आर नॉट अ जूनियर, द डे यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, यू आर योर ओन बॉस, राइट? सो दिस शुड बी अ मोटिवेशन फैक्टर. मोटिवेट होना चाहिए आपको कि हाँ मैं अब काम कर रहा हूँ, फॉर 1 year आई वर्क लाइक दिस और फॉर 2 years आई वर्क लाइक दिस, बट अल्टीमेटली आई गेट इंडिपेंडेंट, राइट? अगर आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे वीकेंड्स बिल्कुल भी ऑफ नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मंथ में एटलीस्ट 1 ऑफ लीजिए, कुछ भी बोलकर, एंड अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल ही बर्न आउट हो जाएंगे. एंग्री सीनियर, अनसेटिस्फाइड बॉस, irritated clients. That's precisely the disadvantages of law. Yeah, as a beginner, you have to face this. But what is the solution to this?
सी इफ़ यू आर वर्किंग इनफ एंड यू नो दैट, हमें पता होता है कि हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो अगर हमारे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग वी नो दैट वी आर वर्किंग इनफ एंड वी कैन नॉट वर्क मोर देन दैट, then you should just ignore whatever your boss is saying, and again you should take it as a motivation point that yes, I have to learn, and the moment I'm done learning I have to move on to either the next office, a better office, or to an independent practice, right? It is very important that as a lawyer you are cool headed. You should not be someone who can get angry very easily. अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है तो आपके लिए वो बहुत ही बुरा रहेगा एज अ लॉयर. तो आपको एक पेशेंस होनी चाहिए, ऑफिस सेंट, आप शांत स्वभाव के होने चाहिए. तो क्या होगा अगर आप में पेशेंस है, एक तो आप अपने बॉस के साथ एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है, एक आप क्लाइंट्स बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे, और आर्ग्यूइंग विद द कूल माइंड. Guys, if you learn how to argue with a cool mind, you win the game. I mean, no time to prepare private cases when working as a junior. This is one problem. For this, I would say that use the time that you get while waiting for the cases. Prepare the case much before the actual date. Don't follow the ritual that is being followed in the office, that is to prepare the case 1 day or 2 days before the date of hearing. Instead, आप prepare करने लग जाओ 1 month पहले, so that जब भी आपको टाइम मिल रहा है on and off, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सके. इफ़ मोर देन वन जूनियर तो आप उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि मेरा केस लगा हुआ है या मुझे रिसर्च करनी है, आज आप सब कुछ देख लो, जब आपका लगा होगा तो मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं. फॉर यूजिंग लॉ फाइंडर्स, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना केस अच्छे से प्रिपेयर करें, और उसके लिए आपको चाहिए होते हैं लॉ फाइंडर्स, या आपको नई जजमेंट्स ढूंढनी होती है. तो उसके लिए एक टिप ये रहेगा कि लाइब्रेरी में आफ्टर कोर्ट टाइमिंग्स, दैट इज नॉर्मली आफ्टर 4:30 5 o'clock, you will find the library computers to be empty, and that is the time you can go and research. If you think that you are not good at any or all required legal skills, again legal skills वही arguing, research, client counseling, ये सब, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ में वीक हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी भी रिग्रेट या डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए कि नहीं आई एम फाइन, आई नो व्हाट टू डू. अगर आपको पता है यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ, आपको पता है कि आप किस चीज़ में अच्छा और किस चीज़ में नहीं, तो अगर आपको पता है यू आर नॉट गुड एट वन थिंग, एक्सेप्ट नंबर 1, look for solutions, number 2, and concentrate on improving. Find out ways how to improve. We have made videos on various legal skills, आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर कोई टिप आपको हेल्प कर जाए उसमें से. के लिए इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी. अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा. और मेरे को आपको एक और बात बतानी है दैट हमने एक नया स्टेप लिया है टुवर्ड्स हेल्पिंग यू गाइस. तो हम वीकली कुछ ईमेल सेंड क्या करेंगे आपको, जिसके अंदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी, लीगल इन्फॉर्मेशन. तो अगर आप उस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करिए और अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए. एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कही हुई कोई वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. तो अगर आप उसका आंसर दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैसे आपकी हेल्प करनी है. और मैं एंड ऑन दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit that bell notification on. Don't forget to see the previous videos which are equally helpful as is this one. And thank you for everything. See you soon. Bye. मिलते हैं जल्द.